काल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पिछले सप्ताह में जो हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनको लेके आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक सप्ताह का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें लेके हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रोहन बोपन्ना ने 2024 में जो मियामी मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन-सा रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या है कि जो रोहन बोपन्ना है, उन्होंने मी ओपन जो है, उसको जीत लिया है। तो इसमें उन्होंने कौन-सा रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको क्या उन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, तो आपको पता है कि रोहन बोपन्ना का एज कितना है? 44 साल। तो सबसे कम उम्र में तो हो नहीं सकते, ठीक है? ये क्या है? सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है। बात समझ में आया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा, वो इनका सही होगा, क्योंकि इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो था, वो तोड़ा है। सबसे ज्यादा उम्र दराज खिलाड़ी जिसने क्या जीता है, मियामी का जो ओपन है उसे जीत लिया है, वो है आपके रोहन बोपन्ना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन कब शुरू किया था? ठीक है, तो आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन अपना शुरू किया था? गेस करके बताइए कब परिचालन शुरू किया था? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो आपको पता होगा क्या? 1 अप्रैल 1935 को जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसका क्या हुआ था? परिचालन शुरू हुआ था। और अभी जो हाल ही में 2024 में अगर आप बात करते हैं, 2024 में इन्होंने अपना जो है 90वां, ठीक है, 90वां जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है ना? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी-कभी प्रश्न पूछ देता है कि 2024 में 1 अप्रैल को कौन-सा मनाया गया, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर काउंटिंग करेंगे तो 90वें नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है ना? तो याद रखिए, अब आप कहोगे कि सर 3500 था और यहाँ पे अभी 24 है तो 90 कहाँ हुआ? ये तो 89 हुआ ना? तो 35वां पहला था, 1935 में जो था, ये पहला था। अगर इसको लेके काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 90 का कुल मिल जाएगा, ठीक है? आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, वो है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था में सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लिया? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण को का जो प्रबंधन है उसे अपने हाथ में लिया था? ठीक है, तो जो सरकारी खाते थे या फिर सार्वजनिक जो ऋण थे, इसको कहां से अपने हाथों में लिया था? तो सीधी सीधी बात है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना? कौन सा हो जाएगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बात समझ में आगे चलते हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, स्टैटिक के तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस आयोग की सिफारिश के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? ठीक है, तो ये काफी बार जो होता है इकोनॉमिक्स में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोगों को पता है क्या? साइमन कमीशन। तो आपको पता है कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो गठन था वो हुआ था 1927 में, ठीक है। लेकिन जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, ठीक है। 1928 में भारत आया था और आपको पता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधार था, जो अधिनियम आया था, उसी की समीक्षा करने के लिए आया था, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। कभी-कभी इसको यंग हिल्टन कमीशन भी कहा जाता है, तो दोनों तरीके से नाम आता है, इसको ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग यंग हिल्टन कमीशन ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सिंपल सा प्रश्न है क्या, कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है ना? भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? सिंपल सी बात है, वो मुंबई में है। ये सभी लोगों को पता होगा, अक्सर प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है ना? तो याद आपको क्या रखना है, आरबीआई का जो है वो किसकी सिफारिश पे हुआ था? यंग हिल्टन आयोग। और इसका इस समय मुख्यालय कहाँ पे है?
मुंबई में, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, ये भी स्टैटिक टाइप में है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमको क्या देखना है, महानिदेशक कौन से नंबर के हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन से नंबर के हैं, वो आंसर देके पूछेगा कि कौन से नंबर के हैं, ठीक है। तो 33वें नंबर पे जो आए हैं वो कौन से हैं, JS सिधाना, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा। ये जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के जो महानिदेशक हैं वो हैं, और ये है 33वें नंबर के, ठीक है ना। तो ये बात इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न हमारा है, मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता। तो अभी हम लोगों ने प्रश्न देखा था क्या, कि मियामी में जो ओपन है उसको जीतने वाले रोहन बोपन्ना जो है वो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि पुरुष युगल क्या होता है, कि जब ओपन होता है इस तरीके से टेनिस वगैरह का, तो इसमें क्या होता है कि पुरुष सिंगल, महिला सिंगल, पुरुष डबल, महिला डबल्स भी होता है, ठीक है। तो इसी को जो डबल्स है इसी को कहा गया है कि पुरुष डबल्स का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे किसने जीता है, मैट एबडेन और रोहन बोपन्ना, ठीक है। मैट एबडेन और रोहन बोपन्ना ने इस खिताब को जीत लिया है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। तो कांगो की पहली महिला जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, वो है जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ठीक है। कौन से हैं, जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो कांगो है ये किस महाद्वीप में आता है, तो याद रखिएगा ये आता है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। किस महाद्वीप में आता है, तो ये आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। ये थोड़ी सी बात है, ध्यान रखिएगा कि ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और इसकी अगर राजधानी की बात करेगा कांगो का, तो इसकी राजधानी क्या होगी, इसकी राजधानी है आपकी किनशासा, ये ध्यान रखिएगा, क्या राजधानी है इसकी, किनशा, बड़ा सा है, ठीक है, किनशासा, ठीक ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, किनशासा, ठीक है। तो कांगो जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, और वहां की जो पहली महिला प्रधानमंत्री वो कौन हुई है, जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है क्या, T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहला भारतीय विकेट कीपर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 7,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय विकेट कीपर की बात किया जा रहा है, न कि पहला भारतीय खिलाड़ी की बात किया गया है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हाल ही में जो विराट कोहली है उन्होंने क्या 12,000 रन जो है उसको बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि पहले भारतीय क्रिकेटर वो भी विकेट कीपर के रूप में कौन है जिन्होंने 7,000 रन बनाए। तो याद रखिएगा जो 7,000 रन बनाने का काम किया वो कौन किया है, MS धोनी ने, ठीक है। अभी दिल्ली कैपिटल के खिलाफ IPL चल ही रहा है, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल के खिलाफ इन्होंने क्या किया, 7,000 रन बनाए। अगर हम लोग बात करते हैं कि पूरे दुनिया में, क्योंकि ये पहले भारतीय मात्र हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पूरी दुनिया में जो विकेट कीपर है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा विकेट कीपर है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया है, तो वहां पे आपको मिलेंगे क्विंटन डिकाक, ठीक है। इन्होंने कितने रन बनाए हैं, लगभग 8,000 रन बनाए हैं, 8,578 अगर अभी की बात किया जाए, क्योंकि ये IPL चल रहा है तो ये रन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये होता रहेगा, ठीक है। बस इतना जानिएगा कि 8,000 से ज्यादा रन ये पूरी दुनिया में ये ऐसे विकेट कीपर है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया है। लेकिन भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर कौन से हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। तो फिक्की के जो है वो कौन ग्रहण किए हैं, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी जयश्री दास वर्मा, ठीक ना। तो जो फिक्की है फूड वगैरह से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उसे नियुक्त किया गया है जयश्री दास वर्मा को, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ठीक है, तो मिस्र में जो तीसरी बार अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुना गया है वो अब्दुल फतेह सीसी को। ठीक है, याद होगा आप लोगों को कि पिछले वर्ष 2024 में नहीं, 2024 में तो इमैनुअल साहब थे, 2023 में जो है वो हमारे यहाँ क्या थे, चीफ गेस्ट के रूप में अब्दुल फतेह सीसी साहब ही थे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये फ्रांस के जो है, सॉरी मिस्र के जो है वो क्या है, राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये लगातार तीसरी बार इन्होंने, इनका तीसरा कार्यकाल भी है और तीसरी बार क्या किए गए हैं, चूज में वहां पे उनको चुना गया है राष्ट्रपति के रूप में। ठीक ना, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है अभी काफी ज्यादा विवाद हुआ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है? अभी हाल ही में क्या किया है, चीन ने एक अपना नक्शा जारी किया है, मैप जारी किया है। ठीक है, उसमें उसने क्या किया है कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है पूरा, अरुणाचल प्रदेश वाला अगर हम लोग बात करते हैं जैसे करके ये वाला अगर ऐसे इलाका, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है ना, इसमें उसने पूरा का पूरा अपने में दिखाया है चीन ने। ठीक है, और वहां पे उसने नाम क्या दिया है, जंगनाम नाम दिया उसको। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ने जो मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा जो चीन ने दिखाया, उसमें उसने उसका उस इलाके का क्या नाम दिया है, जंगनाम नाम दिया है। ठीक है, हालांकि वो नाम बदल के चाहता है कि मतलब ये नाम पहले से वो इतिहास में अपने दिखाना चाहता है कि हमारे हिस्से में हुआ करता था पहले, इस समय भारत का उस पर ज्यादा कब्जा हो चुका है अंग्रेजों के समय में, बट ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तरफ से भी जो है उनको साफ संदेश दिया जा रहा है कि नाम वगैरह चेंज करने से ये अरुणाचल प्रदेश आपका हिस्सा नहीं बनने वाला है। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का क्या नाम है? ठीक है, याद रखिएगा ये भारतीय वायुसेना का क्या है, सबसे बड़ा अभ्यास है। और अभी मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले आप लोगों को नोट्स में ये दिया था क्या, गगन शक्ति अभ्यास। जो गगन शक्ति अभ्यास है ये अभी हाल ही में क्या है, भारतीय वायुसेना के द्वारा पोखरण जो है, क्योंकि ज्यादातर अभ्यास वगैरह वहीं पे होते हैं, तो पोखरण में जो है इसको आयोजित किया गया था। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी आधारित घड़ी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति प्रति पृथ्वी दिवस के बीच औसत समय का अंतर क्या है? ठीक है, यानी जो पृथ्वी आधारित जो घड़ी है, यानी पृथ्वी पर जो घड़ी बनी हुई है, ठीक ना, और जो चंद्रमा पर कोई व्यक्ति होगा, तो जाहिर सी बात है एक ही समय में जब दोनों लोग अपना देखेंगे तो इन दोनों में जो होगा प्रति पृथ्वी दिवस, पृथ्वी के दिवस के हिसाब से बीच में उनके जो समय का अंतर होगा वो कितना होगा। देखिए समय वगैरह जो भी डिसाइड होता है जनरली वो होता है सनलाइट जो होती है उसकी वजह से। ठीक है, जो सूर्य की किरणें होती है जिस हिसाब से चलती है उसी के हिसाब से हमारा पूरा समय दिन रात जो भी होता है वो उसी आधार पर डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर जो देशांतर रेखाएं हैं, इन पे क्या होता है कि जो सूरज की किरण होती है एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा चलने के लिए लगभग 4 मिनट का समय लेती है ना, तो इसकी वजह से समय में अंतर होता है। उसी तरह के हिसाब से यहाँ पे पूछ रहा है कि पृथ्वी आधारित जो घड़ी है और चंद्रमा पे कोई व्यक्ति अगर है तो उनके बीच में समय का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्या ये एक जैसा रहने वाला है, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रो सेकंड तेज होगी या पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रो सेकंड खो देगी, यानी कि कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या होगा, ये अभी हाल ही में एक्चुअली प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से अगर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ का जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, पृथ्वी आधारित जो घड़ी है वो 58.7 माइक्रो सेकंड कम हो जाएगी, यानी खो देगी, पीछे हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, 58.7 माइक्रो सेकेंड। एक ही समय पे अगर दोनों जगहों पे कोई चंद्रमा पे और पृथ्वी पर है तो उसमें जो है सेम समय पे भी इतने माइक्रो सेकेंड का जो होगा वो अंतर होगा, यानी पृथ्वी की घड़ी चंद्रमा की घड़ी से इतना पीछे होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यूपीआई का मतलब क्या है? अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यूपीआई का मतलब क्या है? तो सीधा सीधा इसका मतलब आप सभी लोगों को पता होता है, क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक ना, तो ये बात छोटी सी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी कभार ऐसा पूछ लेता है। ठीक ना, नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का क्या नाम है? अभी हाल ही में जो है
एक थेरेपी निकाली गई है जिसको कहा गया, मतलब भारत की अपनी है, क्योंकि आजकल हम मेड इन इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नेक्सकार, नेक्सकार 90, ठीक है। ये बात भी छोटी सी है, ध्यान रखिएगा। अभी एक्चुअली मुंबई में जो है हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है वो 4 अप्रैल को यहाँ पे गई थी। इसका जो है एक तरीके से इसको जो होता है लोकार्पण करने के लिए इसको गई थी, ठीक है, 4 अप्रैल को। तो ये ध्यान रखिएगा, हालांकि ये दिवस मत याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा कि जो पहली जो जीन थेरेपी है कैंसर से रिलेटेड लड़ने के लिए होती है, यानी कैंसर के लिए उपचार के लिए होती है, वो है नेक्सार 90, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि जो अमेरिका में अगर आप जाते हैं तो अमेरिका में अगर इसका जो कीमत 1 लाख के करीब, अगर मान लीजिए रुपये के हिसाब से आप बात करिए, ठीक है, 1 लाख के करीब अगर ऐसा होता है कि वहां पे कीमत है, तो हमारे यहाँ जो है इसका 40%, यानी कि 40,000 में ही ये हो जाएगा, ठीक है, या तो 50%, मतलब 40 से 50% की बात की गई है कि इतना ही हमको ज्यादा नुकसान, मतलब इतना ही खर्च में हम उतनी ही थेरेपी यूज कर सकते हैं जो कि अमेरिका में की जा सकती है। उसका नाम याद रखिएगा, क्या? नेक्सकार 90, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? सी ए आर टी थेरेपी का क्या मतलब है? ठीक है, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा, कभी कभी इसको सी ए आर अगर हम नॉर्मली लिखना चाहें तो क्या होता है, ऐसे लिखाता है ना, सी ए आर, तो कभी कभी इसको हिंदी में ही ना कार टी कह देता है, सी ए आर टी को, क्योंकि अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म ना देखें तो कार टी ही इसको कहता है, और कभी कभी एग्जाम में कार टी ही पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कार टी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इस थेरेपी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? काइमो काइमोटिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ठीक है, क्या आता है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा आपका काइमेरिक, ए से क्या हो जाएगा आपका एंटीजन, आर से क्या हो जाएगा रिसेप्टर, टी से तो टी ही है, और ये सेल थेरेपी है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। थेरेपी होता है जिसमें क्या किया जाता है, थेरेपी आपने अभी देखा ना पीछे की भी, जैसे कैंसर वगैरह से रिलेटेड भी यहाँ पे थेरेपी हो जाती है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अप्रैल 2024 में एसएफसी और डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम के परीक्षण का उड़ान कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा, एसएफसी और डीआरडीओ ने जो है अग्नि प्राइम का जो है परीक्षण वो कहां से किया है? तो उन्होंने किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से उन्होंने इसका परीक्षण किया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न क्या कहता है? पोंकाली मन त्योहार आमतौर पर किस तमिल महीने में मनाया जाता है? ठीक है, पोंकाली अम्मन त्योहार, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये त्योहार कहाँ का है, क्योंकि त्योहार कभी कभार एसएससी के स्पेशल एग्जाम्स में जो होता है मैक्सिमम पूछता है कि ये त्योहार कहाँ का है, या इसका निम्न में से कौन सा त्योहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पोंकाली अम्मन जो त्योहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है थोड़ा सा टफ करते हुए इसको पूछने की कोशिश की गई है, ठीक है, कि ये जो है वो मतलब कब मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको जो होता है वहां का तमिल कैलेंडर के हिसाब से पंगुनी जो होता है ना, मार्च अप्रैल में, ठीक है, यहाँ पे मनाया जाता है, और अभी चूंकि अप्रैल में ही इसका आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में क्या है ना, तमिलनाडु में एक जिला पड़ता है इरोड, ठीक है, जिला नहीं आपसे पूछेगा, बस बता दे रहे अभी क्या हुआ था कि अभी हाल ही में यहाँ पे इरोड नामक जिला पड़ता है, और ये इरोड जो है ना, यहाँ पे लगभग जो श्रद्धालु गए थे वो 50,000 गए थे, 50,000 श्रद्धालु एक ही जगह पहुंच गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा काफी चर्चा में आ गया था, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पंगुनी मार्च अप्रैल के महीने में, चूंकि अभी अप्रैल वाले महीने में इसको आयोजित किया गया था। ये तमिलनाडु का त्योहार है, कौन? पोंकालियम्मन त्योहार, ठीक है ना। तो ये बात बस ध्यान रखिएगा कि ये तमिलनाडु का है और मनाया जाता है मार्च अप्रैल वाले महीने में, ठीक। अगला प्रश्न आपका है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है?
5 अप्रैल को मनाया जाता है, दिवस के रूप में इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में इतिहास रचने को कौन तैयार है। मतलब अभी क्या है ना कि जो वहां की जूरी सदस्य होती है, ठीक है, जूरी मतलब समझते होंगे कि वहां पे जो मतलब देख रेख करती है, चीजों को करती है, नंबर वगैरह देने का कार्य होता है, ठीक है। तो जो 2024 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन का ओलंपिक होने वाला, उसके जो जूरी सदस्य में है, पहली बार कोई भारत की महिला हुई है, वो कौन है, बिल्किस मीर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्किस मीर जो है ये पहली बार महिला, और यहाँ पे जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहने वाले वो कौन रहेंगे, वो रहेंगे आपके शरद कमल, ठीक है। कौन रहेंगे, शरद कमल, ठीक है। तो ये इनको ध्यान रखिएगा, शरद कमल को हमारे लिए ध्वजवाहक के रूप में रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर पूरी टीम का हेड की बात किया जाए तो मैरी कॉम है, ठीक ना। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके लिए मिशन कौन सा चल रहा है, कौन सी योजना चल रही है, मिलकर जिताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया, ठीक है। तो अभी क्या किया गया है, लगातार जो रेपो रेट है उसको सामान्य ही रखा गया है, यानी उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है, जैसा था वैसे ही हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में रेपो रेट होता क्या है, तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसके दर से जो आरबीआई है ना, वो जो बैंक होते हैं छोटे बैंक, उनसे जो उनको जो जिस दर से पैसा देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और इनके पास अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास वो पैसा सुरक्षित रखते हैं, उसकी वजह से वो जिस रेट से आरबीआई को पैसा देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। तो इस एक्चुअली क्या है कि अभी आपको पता है कि जैसे इजराइल में चल रहा है, जैसे आपका रसिया में चल रहा है, ठीक है, अभी आप ईरान के संबंध में भी देख रहे हैं, तो बहुत सारे जो है मतलब सारे देश है, हैती वगैरह को भी अगर आप काउंट करें तो बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है दुनिया में, ठीक है। ऐसे में हमारी जो व्यवस्था है, हमारे जो आर्थिक स्थिति है, उसके ऊपर कोई नुकसान न हो, इसलिए क्या किया गया है, रेपो रेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। कारण क्या है कि अब देखिए, जैसे बैंक है, इसने पैसा छोटे बैंकों को अगर रेट बढ़ा के देगा तो ये बैंक जब किसी और को कर्ज देंगे, कोई लोन वगैरह देंगे, तो वो और बढ़ाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो महंगाई होगी वो बढ़ेगी। तो इस महंगाई को रोकने के लिए जो रिजर्व बैंक ने है, उसने लगातार ये मतलब कोशिश कर रहा है कि जो रेपो रेट है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी ना हो सके, क्योंकि दुनिया इस समय जो है उथल पुथल की स्थिति से चल रही है, और ये मौका है भारतीयों के लिए कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं की गई है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है उसने यूनिफाइड पेमेंट बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके कैश डिपॉजिट मशीनों के माध्यम से कौन सी कार्य क्षमता को सक्षम बनाया है। तो सीधा सीधा उसने क्या किया, कोशिश ये है कि नगद जमा में जो है उसको इतना आसान किया जाए कि लोगों को आसानी से वो नगद जमा कर सके। बात समझ में आए? तो अब जो है आज के लिए इतना ही, सारा क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी जो भी प्रश्न बचेंगे उनको हम लोग क्या किया जाएगा, आगे के वीडियो में जो होगा अगली बार उसको फिर से हम लोग आगे करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको दे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।